हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज के वीडियो में हम लोग 18 मई 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिए। ध्यान रखिए, एग्जाम इंजन आपको डेली प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट तो देता ही देता है। इसके अलावा जो भी रिकॉर्डेड बैच या लाइव बैचेस आप एग्जाम इंजन से लेते हो उनकी फी भी सबसे कम रहती है। तो 5 स्टार रेटिंग एग्जाम इंजन के लिए बनती है। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन ये पूछा था। दरअसल ये एक साइंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा ये सेल है जिसको पावर प्लांट्स बोला जाता है सेल का। ठीक है, तो दरअसल ये है मीटोकॉन्ड्रियन। क्या है? मीटोकॉन्ड्रियन। इसको माइटोकॉन्ड्रियन भी बोला जाता है। आप मीटोकॉन्ड्रियन बोल लो या माइटोकॉन्ड्रियन बोल दो, बात एक ही है। सेम वही वाला एक्सेंट है जैसे कि फाइनेंस कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग फाइनेंस बोलते हैं। अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट। तो ये जो मिटोकॉन्ड्रिया है ये होता क्या है? अब देखिए, दरअसल ये क्या है, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पाचन प्रक्रिया होती है, उसमें केमिकल एनर्जी देने का काम करता है मिटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है आपकी बॉडी में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तरीके से आप ये समझ लो, आपकी बॉडी को जितनी भी स्फूर्ति मिलती है वो सब मिटोकॉन्ड्रियन से ही मिलती है। इसके अलावा इसकी खास बात यह है कि ये ह्यूमंस में तो पाया ही जाता है और ये प्लांट्स में भी पाया जाता है। इसका जो साइज होता है वो 0.5 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर का होता है, डायमीटर के हिसाब से अगर बात करें तो सही आंसर है मिटोकॉन्ड्रियन। आपसे भूलिएगा नहीं कि कौन सा ये सेल है जिसको पावर प्लांट्स के नाम से जाना जाता है, मतलब ऊर्जा संयंत्र इसको बोला जाता है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में G20 के अंतर्गत कल्चर ग्रुप मीटिंग का दूसरा संस्करण कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो इस बार G20 की कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में आयोजित करी गई। ध्यान रखिएगा, इसकी जो पहली मीटिंग थी ये एमपी में आयोजित करी गई थी। एमपी में कहां पर? ये खजुराहो में आयोजित करी गई थी। ठीक है, और G20 की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में करी गई थी। G20 की अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है। तभी आप देख रहे हो लगातार कई शहरों में G20 की सारी मीटिंग्स इस साल की भारत में ही आयोजित करी जा रही है। अगले साल 2024 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। ये जो मीटिंग आयोजित करी गई है भुवनेश्वर में, दूसरी कल्चरल ग्रुप मीटिंग, ये कब से कब तक करी गई है? तो ये 14 तारीख से शुरू हुई थी और कल के दिन मतलब 17 मई को ये खत्म हुई है। और जो पहली मीटिंग इसकी थी जो खजुराहो में हुई थी, ये 22 से लेकर 25 फरवरी तक आयोजित करी गई थी। अभी हाल ही में नई दिल्ली में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। अब समझिए लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग होती क्या है। दरअसल है क्या कि पार्लियामेंट और जो सरकारी संस्थान है उनके बीच में कानूनों को लेकर, या आप बोल सकते हो लॉज या ऑर्डिनेंस को लेकर, जो भी पत्राचार होता है, मतलब जो भी आप समझिए एप्लीकेशंस का आदान प्रदान होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान होता है, तो ये सब अपनी एक अलग भाषा में लिखे जाते हैं। उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव लैंग्वेज। तो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का मतलब यह है कि उस भाषा को आप कैसे सीखोगे, उस भाषा को लिखने का अपना एक तरीका है। तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया अमित शाह के द्वारा। इसमें भारत भर के कई सारे यूनियन मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया है और इतना ही नहीं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने भी हिस्सा लिया है, स्पेशली जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से बिलोंग करते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, सीएजी हो गया, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, और इसके अलावा फाइनेंस कमीशन हो गया, और नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी ओबीसी। ये सारे जितने भी संस्थान हैं इन सभी के जो ब्यूरोक्रेट हैं सीनियर, उन सभी ने यहाँ पर हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में G20 के अंतर्गत ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग कहां पर आयोजित करी गई? दरअसल ये एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग की मीटिंग थी और इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। मुंबई में 15 तारीख से मीटिंग शुरू हुई थी और कल ही के दिन ये भी खत्म हुई है, 17 मई को। और इसके अलावा जो पहली मीटिंग थी इसकी एनर्जी ट्रांजिशन की, ये बैंगलोर में आयोजित करी गई थी इसी साल, और जो दूसरी मीटिंग थी ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित करी गई थी। ये जो मीटिंग है, जो तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि G20 के जो ग्रुप्स हैं वो सभी आपस में ग्रीन एनर्जीज को लेकर फोकस करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसमें 100 से ज्यादा डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया है जो कि सभी G20 नेशन से बिलोंग करते हैं।
ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? पोर्टल मतलब आप इसको वेबसाइट समझ लो। तो ये जो हिम डेटा पोर्टल है, इसको हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ये हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्हीं के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये पोर्टल किस काम का है, क्यों इसको लॉन्च किया गया है? तो ये जो पोर्टल है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी विभाग हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो पानी का विभाग हो, इलेक्ट्रिसिटी विभाग हो, या फिर रजिस्ट्रार्स का विभाग हो, राशन कार्ड से जुड़ी हुई जानकारी हो, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारी हो, मतलब भारत सरकार की तरफ से, मतलब राज्य सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं एक आम आदमी को दी जा रही हैं, वो सारी सुविधाओं का लेखा जोखा इस पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। तो लोगों को यहाँ पर यह फैसिलिटी दी जा रही है कि हिमाचल प्रदेश के लोग अपने राज्य सरकार की सभी सुविधाओं का लेखा जोखा, जितनी भी अपडेट्स हैं, वो सब इस पोर्टल से देख सकते हैं कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, कौन कौन से जिलों में ये सुविधाएं अप्लाई होंगी, ये सारा A to Z डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश के फोक डांस की अगर बात करें, तो यहाँ पर कई सारे फोक डांस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर झोरा चलता है, एक यहाँ पर झाली नाच है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दंगी नाच यहाँ का बहुत फेमस है, और एक आपका यहाँ पर छपेली पूछा जाता है, एक होता है महासू डांस। तो ये सारे यहाँ के फोक डांस हैं। और इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो ये गवर्नर है SP शुक्ला। SP शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, तमिलनाडु में MK स्टालिन की सरकार है, और महाराष्ट्र में एकनाथ जी शिंदे की सरकार है। अभी हाल ही में कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा सी पेस सेटअप किया गया है MCA रजिस्टर के अंतर्गत। एंड यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि सी पेस की फुल फॉर्म क्या है। पहले मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ, देखिए है क्या। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज की डेट में भारत के अंदर जो भी कंपनीज हैं, आप मान लीजिए कोई भी कंपनी बनाते हो, तो आपको एक तरीके से कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत उसे रजिस्टर कराना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जिसको MCA बोलते हैं। तो आपको MCA में रजिस्टर करानी पड़ेगी अपनी कंपनी। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी आप अपनी कंपनी विड्रॉ करना चाहते हो, अपनी कंपनी बंद करना चाहते हो, तो उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड फेस लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सी पेस। अब सी पेस का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सेंट्रे फॉर प्रोसेसिंग एक्लीरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। एग्जिट वर्ल्ड इसीलिए यहां पर लगा हुआ है कि आप अगर अपनी कंपनी से एग्जिट करना चाहते हैं तो आप इजिली कर सकते हो। ये एक ऐसा सेटअप किया गया है, ये ऑनलाइन है। एक तरीके से आप ये समझ लो कि यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल डालनी है कंपनी की, जो भी आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद आपका डेटा ट्रैक होगा, एंड कुछ समय के बाद, रिव्यू करने के बाद, आपको प्रॉपरली एग्जिट दे दिया जाएगा सरकारी प्रावधानों से। तो आप जिस प्रावधानों के तहत अपनी कंपनी बनाते हो, उसी तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से आप उससे एग्जिट भी कर सकते हो सी पेस की मदद से। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन, ये जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का 29वां संस्करण है, इसको संबोधित किया। तो इस बार की जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन की, ये कहाँ पर आयोजित करी गई है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित करी गई है। ये कब से कब तक करी गई? तो ये 12 से लेकर 13 मई तक आयोजित करी गई थी। अब इसका मेन मकसद क्या है? देखिए, ये जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई है, इसमें जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है। सरकार एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आ रही है इसके अंतर्गत, और एक ऐसा पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा जिसके तहत पूरे भारत भर के जितने भी प्राइमरी टीचर्स हैं वो खुद को एनरोल करेंगे और एक दूसरे से आइडियाज भी शेयर कर पाएंगे एजुकेशन को लेकर। इतना ही नहीं, इनोवेटिव आइडियाज, आगे आने वाले फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड भी इसमें शेयर किए जाएंगे। साथ में बहुत सारी चीज़ों पर टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि जैसे वो अपनी क्लास को कैसे एंगेजिंग बनाए, बच्चों को बोरियत ना हो पढ़ाई करने में। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं वहां पर बच्चे जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और उनको पढ़ाना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। तो उन्हें पता भी ना लगे और उन्हें लगे कि वो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, और साथ में चीजें उनके दिमाग में बैठ जाए, तो इसके लिए एक प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए, प्रॉपर प्लान होना चाहिए। उन सारी चीजों को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। अगला क्वेश्चन है, हेल्थ मिनिस्टर जो इस टाइम पर हैं डॉक्टर मनसुख मांडवी है, इन्होंने अभी हाल ही में ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर के ऊपर G7 हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग को एड्रेस किया है। कौन से देश में? तो इस बार की G7 हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है,
इसका आयोजन किया गया है जापान में। और जापान में कौन से शहर में? तो ये है नागासाकी। नागासाकी में इसका आयोजन किया गया। तो इसमें भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किया है हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडवी ने। और आपको बता दूं, कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी भारत के, आप ये समझ लीजिए, जब पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसके बाद से नेक्स्ट ऐसे प्राइम मिनिस्टर है इतने सालों के बाद। मतलब आप ये समझ लो, करीब करीब 3 डिकेड्स के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अगले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो नागासाकी को विजिट कर रहे हैं। इनसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट के टाइम पर ही भारतीय प्रधानमंत्री ने नागासाकी को विजिट किया था। एंड जापान में इस टाइम पे सरकार किसकी है? यहाँ के प्रधानमंत्री है फुमीदो किशिदा। और जापान की करेंसी क्या है? इसको बोलते हैं येन। क्या बोलते हैं? येन। वैसे आपको बताऊं, G7 की स्थापना कब करी गई? इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी। G7 7 देशों का एक समूह है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? एक तो अमेरिका है, दूसरा कनाडा है, तीसरा ब्रिटेन है, इसके अलावा फ्रांस हो गया, फ्रांस के अलावा जर्मनी हो गया, जर्मनी के बाद इटली, और इटली के बाद जापान। तो ये टोटल 7 देश हैं जो कि मिलकर G7 ग्रुप बनाते हैं। G7 इसी वजह से बनाया गया था 1975 में कि ये जो सारे देश हैं ये दुनिया के मोस्ट पोटेंशियल कंट्रीज में से आते हैं। ये ऐसे देश हैं दुनिया के जो कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं। और उस टाइम पर चीजों को देखकर इन्हें बनाया गया था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, साथ में पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। आज की डेट में भारत पूरे दुनिया में सबसे बड़ी उभरती हुई पावर है, और आने वाले टाइम में हम सुपर पावर भी होंगे। भारत ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया है। और G7 में 4 ऐसे देश हैं जो कि इसके मेंबर नहीं है जिन्होंने इस बार हिस्सा लिया है। ये कौन कौन से हैं? एक तो भारत हो गया, भारत के अलावा वियतनाम ने यहाँ पर हिस्सा लिया, वियतनाम के अलावा थाईलैंड ने हिस्सा लिया है, और इंडोनेशिया ने यहाँ पर हिस्सा लिया। तो ये टोटल 4 देश हैं जिन्होंने इस बार हिस्सा लिया यहाँ पर। अभी कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये है एंथनी एल्बनीज। इनमें से कौन सा देश है जहां पर अभी हाल ही में पोलियो वायरस का 2023 का पहला केस दर्ज किया गया है? तो यह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अभी हाल ही में एक खतरनाक पोलियो वायरस का केस दर्ज किया गया है जिसमें 4 साल के बच्चे की मौत हो गई है। इसके अलावा 2023 में 4 केसेस और भी दर्ज किए गए हैं पूरे दुनिया भर से। और ये जो केसेस इस बार देखे जा रहे हैं 2023 में दुनिया भर में, ये अपने आप में वाइल्ड पोलियो वायरस के केसेस हैं। मतलब बहुत ही आगे नेक्स्ट लेवल के ये इसके इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा इसमें डिसेबिलिटी देखने को मिल रही है सिम्टम्स में। अगला क्वेश्चन है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है पासांग दावा शेरपा। इनको पा दावा के नाम से भी जाना जाता है। और अभी इन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है। ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं नेपाल से। और आपको पता है ये दुनिया में दूसरे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने 26 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। पहले ऐसे व्यक्ति कौन है? तो पहले है कामी रीता शेरपा। कौन है? कामी रीता शेरपा। ये भी नेपाल से ही बिलोंग करते हैं। और जो कामी रीता है ये इस टाइम पर एक अमेरिकन टीम है जो कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रही है, उसको लीड कर रहे हैं कामी रीता शेरपा। तो बहुत जल्दी न्यूज आएगी कि कामी रीता शेरपा ने 27वीं बार चढ़ाई कर ली है। बाकी अगर बा दावा की बात करें तो 1998 से लेकर ये हर साल लगातार चढ़ाई कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की एक बार। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। और नेपाल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? ये है पुष्प कमल दहल। क्या नाम है? पुष्प कमल दहल। और अभी हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति भी अपॉइंट किए गए थे। ये है रामचंद्र पौडेल। तो दोनों के नाम आप ध्यान रखिएगा। और चाइना में आपको पता ही है शी जिनपिंग की सरकार है। भूटान में प्रधानमंत्री है लोटे शेरिंग। भारत में आपको पता ही है नरेंद्र मोदी की सरकार है। यह कौन सा देश है जिसके साथ अभी भारत ने एक बाइलेटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति संपन्न करी है? तो समुद्र शक्ति एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि भारत ने इंडोनेशिया के साथ कंडक्ट करी है। और ये जो एक्सरसाइज है ये 14 तारीख से शुरू हो चुकी थी और ये खत्म हो रही है 19 तारीख को, मतलब कल ये खत्म हो जाएगी। इस बार ये जो एक्सरसाइज है ये इंडोनेशिया में हो रही है, बातम में। ठीक है। और अगर भारत की तरफ से बात करें, इंडिया की तरफ से, तो इंडिया की तरफ से कौन सा आईएनएस यहाँ पर हिस्सा ले रहा है? आईएनएस कावारती यहाँ पर हिस्सा ले रहा है। अब अगर बात करें इंडोनेशिया की तरफ से, तो इनकी तरफ से जो नेवल शिप है इसका नाम है सुल्तान इस्कंदर। सुल्तान इस्कंदर इनकी तरफ से यहाँ पर हिस्सा ले रहा है। अब अगर भारत की तरफ से बात करें कौन सा हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहा है,
तो भारत की तरफ से चेतक हेलीकॉप्टर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, और इंडोनेशिया की तरफ से पैंथर हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं इनके। भारत की तरफ से एक पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी है जो कि हिस्सा ले रहा है, डॉर्नियर। डॉर्नियर हिस्सा ले रहा है, ठीक है, CN-235 डॉर्नियर। और इनकी तरफ से अगर बात करी जाए तो जो है 235 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहा है। और इंडोनेशिया की कैपिटल पहले जकार्ता थी, अब बोर्नियो आइलैंड हो गई है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। अभी कुछ टाइम पहले पिछले साल ही जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? इनका नाम है ओलाफ स्कूल्स। क्या नाम है? ओलाफ स्कूल्स। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है सुमित मुखर्जी। इन्होंने अभी हाल ही में ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडिल ईस्ट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। तो इस बार जो बी फेम है, मतलब यही ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडिल ईस्ट चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन पाकिस्तान के लाहौर में किया गया। और भारत की तरफ से अगर बात करें तो 24 लोगों की पूरी टीम ने हिस्सा लिया। ये जो टीम है ये 4 फेज में डिवाइडेड थी, 6 खिलाड़ियों से, ठीक है। और ये 4 फेज कौन कौन से थे? एक तो ओपन फेस टीम थी, दूसरी लेडीज की टीम थी, तीसरी मिक्स्ड टीम थी, और चौथी सीनियर टीम थी। तो ये जो सुमित मुखर्जी हैं ये ओपन टीम से थे भारत की तरफ से। और भारत ने अकेले सुमित मुखर्जी के बेसिस पर गोल्ड नहीं जीता है, इनके अलावा भी अगर बात करी जाए, ठीक है, तो टोटल 3 और गोल्ड आए हैं। मतलब अगर टोटल बात करें तो 4 गोल्ड भारत ने जीते हैं, इनके अलावा 3। तो हर एक टीम ने एक एक गोल्ड जीता है यहाँ पर। अभी हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर अभी बने हैं, और इनका नाम है वोपल्ला प्रणीत। क्या नाम है? वोपल्ला प्रणीत। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना से ये बिलोंग करते हैं। और आपको पता है ये आज तक के तेलंगाना से 6वें ग्रैंड मास्टर हैं, और भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, जिसको हिंदी में बोलते हैं शांति में एक साथ रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, हर साल कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 16 मई को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा पहली बार 2017 में इस दिन को लॉन्च किया गया था, तब से हर साल यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि पूरे दुनिया भर में लोग एक साथ शांति में, टॉलरेंस लेवल के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को रखते हुए, भाईचारे के साथ पूरे हर एक सद्भावना से रहें। तो ये है इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन मोटो। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कौन से वर्ष में दिया गया था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप सीजीएल 2023 के लिए जा रहे हैं या फिर 2023 का कोई भी दूसरा एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट लाइव बैच इस टाइम पे ये है। इस बैच में वीओडी प्लस लाइव क्लासेस मैं आपकी ले रहा हूँ। एक ही बार में जैसे ही आप एनरोल करते हो इस बैच में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाती है, जिसमें आपको वेट नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा मैं वन लाइनर क्वेश्चन प्रैक्टिस और वन लाइनर आपकी थीम प्रैक्टिस करा रहा हूँ लाइव क्लासेस में। साथ में साइंस की भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की भी आपकी लाइव क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। आप रिकॉर्डेड बैचेस भी ले सकते हो, केवल हिस्ट्री का कंप्लीट बैच जो कि अब अपडेटेड फॉर्म में आ चुका है। अपडेटेड पॉलिटी बैच भी आ चुका है जिसमें आपको साइंस की मैगजीन फ्री मिल रही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन की आपको पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको एग्जाम इंजन में सबसे कम फीस में मिल जाती हैं। तो एक बार आप एग्जाम इंजन को विजिट जरूर करें। आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।